दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे सीडीएसएल की। इसके बिजनेस में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उसका पूरा देखेंगे कि आगे आने वाले 6-8 महीने में या 1 साल में क्या क्या बिजनेस चेंजेस हो रहे हैं जो इसके अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं काफी बड़ा चंक होल्ड करता हूँ, तो मुझे इसके बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं जो ये शेयर इसका बढ़ाएगा। अगर यहाँ पे हमें पता ही नहीं है कि शेयर इसका क्यों बढ़ेगा तो दोस्तों इसको होल्ड करने का भी कोई फायदा नहीं होगा। तो हमें वो सारी इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। काफी बड़ी अपडेट आई थी जो मैंने आपको बताया था कि इसका जो कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन में एक दोस्तों 10 नवंबर इन्होंने अपना कॉन्फ्रेंस कॉल का अपडेट दिया था कि क्या क्या पूरा बिजनेस में होने वाला है। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसके आने वाले दोस्तों प्लान्स को लेके, इसके बिजनेस को। तो वो पूरा का पूरा हम देखेंगे, साथ में लास्ट में स्टॉक भी देखेंगे। आज स्टॉक यहाँ पे अच्छा मूव कर रहा है, वो तो दोस्तों बात की बात होगी। स्टॉक तो मूव करता रहेगा, डेली उसकी मूवमेंट होती रहेगी, बट जो मेन हमें बात है कि इसके बिजनेस में ऐसा क्या होगा कि ये शेयर आगे भी होल्ड कर सकते हैं 1-2-4 साल के लिए। तो वो हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट बात है। तो कॉन्फ्रेंस कॉल को डिकोड करते हैं, साथ में मैनेजमेंट की थिंकिंग देखते हैं कि वो अपनी कंपनी के बारे में कितना पॉजिटिव है। ये उन्होंने 10 नवंबर को पोस्ट किया था एनएससी और बीएससी की वेबसाइट पे। एक्चुअली जो हुआ था वो 3 नवंबर को हुआ था, बट इन्होंने जो पोस्ट किया है वो 10 नवंबर को किया था। तो मैंने आपको बोला कि मैं इसको कवर करूंगा, तो अभी मुझे टाइम मिल रहा है तो मैं इसको अच्छे से पढ़ के आपको बता देता हूँ कि क्या क्या नए नए चेंजेस होने वाले हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे जो मॉडरेटर है वो यहाँ पे एक्सिस कैपिटल लिमिटेड की ओर से आया है। तो वो यहाँ पे सीडीएसएल के Q2 के फाइनेंशियल रिजल्ट की अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल को मॉडरेट कर रहे हैं। तो इसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल हमें मिल जाएगा। तो कॉन्फ्रेंस कॉल स्टार्ट हो रही है, सबका वेलकम हो रहा है। यहाँ पे सीडीएसएल की मैनेजमेंट का आपको पता होना चाहिए। 2 बंदे दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट बंदे हैं यहाँ पे जो इसकी सीडीएसएल की मैनेजमेंट में। एक तो उसका एमडी और सीईओ है, वो यहाँ पे नेहल बोरा करके, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। और सेकंड यहाँ पे जो उनके सीएफओ हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मिस्टर गिरीश अमेसारा। तो ये 2 बंदे इंपॉर्टेंट है जो कभी भी आपको टीवी पे मिलेंगे या कभी अपना कमेंट करते हुए न्यूज पे या पेपर पे कभी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो इन बंदों को आपको पता होना चाहिए। अगर यहाँ पे आप सीडीएसएल में होल्ड करते हैं, थोड़ा अच्छा क्वांटिटी में होल्ड करते हैं, तो आपको मैनेजमेंट का थोड़ा पता होना चाहिए। तो सीडीएसएल का बिजनेस अगर अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है तो इन बंदों का कमेंट आएगा दोस्तों, उस पे मार्केट ट्रैक करता है, उस पे ही शेयर प्राइस आगे पीछे करेगा। अगर यहाँ पे नेहल बोरा बोल देते हैं कि कंपनी का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, यहाँ पे आगे आने वाले कुछ टाइम में क्या होगा कि डीमैट अकाउंट ज्यादा नहीं खुलेंगे, तो यहाँ पे शेयर ऑटोमेटिकली गिर जाएगा। तो यहाँ पे जो कंपनी की मैनेजमेंट होती है उनका दोस्तों पहला पॉइंट ऑफ व्यू वो मैटर करता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पे मैनेजमेंट क्या बोल रही है। तो स्टार्टिंग में फॉर्मेलिटीज होने के बाद, वेलकम होने के बाद, यहाँ पे नेहल बोरा ने कमेंट किया है कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है दोस्तों करंट फाइनेंशियल ईयर का काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है और यहाँ पे कंपनी आगे भी ऐसा परफॉर्मेंस दिखा सकती है। क्योंकि यहाँ पे जो ग्रोथ हो रही है यहाँ पे डीमैट अकाउंट में, वो रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पे इनकी पूरे का पूरा जो स्टॉक एक्सचेंजेस की ग्रोथ में। तो वो यहाँ पे देख कमेंट पढ़े इसका, द करंट फाइनेंशियल ईयर इज आल्सो ए रिप्रेजेंटेशन वेयर वी हैव एक्सपीरियंस सम गुड बिजनेस एंड financial performance as a result of the efforts of all market infrastructure institutions। तो दोस्तों मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन में सब कुछ आया, सेबी आ जाता है यहाँ पे, फिर दोनों एनएससी बीएससी आ जाते हैं, या फिर यहाँ पे डिपॉजिटरी भी आ जाते हैं, सारे बैंक्स आते हैं, जितना भी यहाँ पे दोस्तों मार्केट का इंफ्रास्ट्रक्चर में काम आता है। तो उन सब की ग्रोथ हुई है इस पर्टिकुलर कोविड के बाद। साथ में उन्होंने बोला कि द ग्रोथ ऑफ डीमैट अकाउंट इज आल्सो ए रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्रोथ इन यूनिक क्लाइंट कोड्स एट द स्टॉक एक्सचेंजेस। तो जितने ज्यादा यहाँ पे डीमैट अकाउंट बने हैं उतने ज्यादा यहाँ पे यूनिक क्लाइंट कोड भी बन गया है, जिसका सबसे बड़ा फायदा जो मिला है वो यहाँ पे सीडीएसएल को मिला है। साथ में बोला है विद द ग्रोथ इन बिजनेस वी कंटिन्यू टू फोकस ऑन प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द सिक्योरिटीज मार्केट एंड टू द इन्वेस्टर एट लार्ज टू स्ट्रेंथन एंड एग्जीक्यूट अवर विजन ऑफ मेकिंग अवर इन्वेस्टर ट्रूली सेल्फ सफिशिएंट और आत्मनिर्भर। तो यहाँ पे सीडीएसएल सिर्फ एक डिपॉजिटरी नहीं है दोस्तों, एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे इसका इजी करके प्लेटफॉर्म है दोस्तों, इस पे जाके आप चेक कर सकते हैं। आपके लेस सपोज आपके 3-4 अकाउंट है, आपका एक जीरोधा में अकाउंट है, एक अपस्टॉक में अकाउंट है, एक नॉर्मल बैंक उसमें एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट है। तो सबके वन ग्रुप में आप जाके इजी ऐप से देख सकते हैं, इजी में आप वेब लॉगिन भी कर सकते हैं, काफी इजी टू यूजर। तो फिर यहाँ पे जो चीफ ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट है इनके सीडीएसएल के राम कुमार, तो उन्होंने बोला है कि जो मैंने आपको पहले बताया हुआ कि इन्होंने Q2 में कितने अकाउंट खोले हैं, वो 60 लाख अकाउंट खोले हैं, ये हमें पहले से पता है। जो सितंबर एंड तक यहाँ पे कितने टोटल अकाउंट हो गए इनके पास, डीमैट 4.65 करोड़, जो काफी बड़े अमाउंट ऑफ दोस्तों लास्ट 1 ईयर में ही खुला है। यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल हो गया है, डबल से भी ज्यादा का अकाउंट खुल गया हर मंथ। अब यहाँ पे आपको पता है कि 20 लाख से ज्यादा लोग अकाउंट खोल रहे हैं यहाँ पे डीमैट। तो और यहाँ पे ग्रोथ अभी पेंडिंग है। तो उसके बाद नीचे बढ़ते हैं, मेन दोस्तों आपको जो पता है उसको हम छोड़ते हैं क्योंकि रिजल्ट मैंने ऑलरेडी कवर किया। तो फिर नेक्स्ट यहाँ पे सीडीएसएल के सीएफओ गिरीश यहाँ पे
बोल रहे हैं कि जो इनका रिजल्ट आया था उसके बारे में बता रहे हैं। आपको पता है कि एनुअली यहाँ पे 63% का ग्रोथ हुआ था इसकी सेल में, मतलब इसके रेवेन्यू में, साथ में इसका प्रॉफिट का ग्रोथ आ रहा है वो 76% का था। वो मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ, आपका एक रिजल्ट का मेरा पूरा वीडियो है सीडीएसएल का, वो जाके आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। क्योंकि मेन हमारे लिए ये है कि अब क्या क्या चेंजेस होंगे सीडीएसएल में जिसकी वजह से मैं यहाँ पे होल्ड करूं या आप यहाँ पे होल्ड करें, तो वो हम चेक करते हैं। और अब ये क्वेश्चन आंसर सेशन बिगिन कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आया यहाँ पे कुणाल तन्वी, ये है बनियान ट्री एडवाइजर। नाम को छोड़ो दोस्तों, हम क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे केवाईसी बिजनेस पे आया है। लाइक वी हैड सीन वन नोटिफिकेशन कमिंग फॉर ई-केवाईसी वेयर देयर वाज अ रिडक्शन इन चार्जेस फॉर यूआईडीआई। तो दोस्तों कुछ यहाँ पे चार्ज कम हुए थे जो ई-केवाईसी में होता है, तो वो उस पे क्वेश्चन आया है कि अब जो चार्जेस हैं वो कितने हो गए हैं। Can you help us understand of how does that affect our realization for new verification और new registration under e-KYC। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया कि यो जहाँ पे चार्जेस कम हुए हैं e-KYC, तो वो हम इसके आंसर में देखेंगे कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे किसी चीज के चार्जेस कम होते हैं तो ऑटोमेटिकली वो कहाँ पे इम्पैक्ट करता है, उसकी सेल्स पे इम्पैक्ट करता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे सीडीएसएल क्या बोलेगा। तो ये तो पहला क्वेश्चन था। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन आ रहा है वो टेक्नोलॉजी ग्लिच हुआ था दोस्तों, वो मैंने आपको पहले कवर किया था। जो यहाँ पे सीडीएसएल में कुछ डेटा लीक हुआ था, वनरेबिलिटी आया था, वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कवर कर दिया। तो वो इसका यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन था। और थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे, आवर म्यूचुअल फंड इज अ प्लेटफॉर्म दैट केम अप लास्ट मंथ, लास्ट क्वार्टर, लाइक हाउ सीडीएसएल इज playing a role there. In fact, both a depository is playing a role there. Like, is there any financial opportunity going ahead because of this platform? These would be my three questions. तो यहाँ पे तीन क्वेश्चन दोस्तों समझ आ गए। एक यहाँ पे थर्ड म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन है कि वो भी यहाँ पे प्लेटफॉर्म यहाँ पे आ रहा है सीडीएसएल का, शायद यहाँ पे कुछ मोनेटाइजेशन हो सकता है। मोनेटाइजेशन मतलब यहाँ पे कुछ रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट हो सकता है कि नहीं, वो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है। तो इनके आंसर चेक करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों था यहाँ पे जो इसके चार्जेस कम हुए हैं ई-केवाईसी। तो यहाँ पे बोला गया कि जो चार्जेस कम हुए हैं, लाइक देयर वाज अ नोटिफिकेशन दैट UIDAI हैज रिड्यूस्ड द न्यू रजिस्ट्रेशन चार्जेस फॉर ई-केवाईसी। सो जस्ट वांटेड टू नो हाउ इट ट्रांसलेट इनटू आवर रियलाइजेशन फॉर ई-केवाईसी कमिंग डाउन फ्रॉम $20 to $3। तो लेट्स सपोज यहाँ पे जो पहले चार्ज हुआ करता था ई-केवाईसी का, वो यहाँ पे 20 रुपीज हुआ करता था और अब यहाँ पे 3 रुपए हो गया है। तो यहाँ पे इनके बिजनेस को क्या इम्पैक्ट करेगा। तो CFO बोल रहे हैं, सी व्हाट हैपेंस इज एज फार एज ई-केवाईसी इज कंसर्न, वी नॉर्मली चार्ज व्हाटएवर इज CVL's चार्जेस फॉर ई-केवाईसी प्लस द UIDAI चार्जेस। तो मोटा मोटा यहाँ पे बोला गया है कि जो चार्जेस कम हुए हैं वो यहाँ पे UIDAI चार्जेस कम हुए हैं, वो यहाँ पे सीडीएसएल को नहीं मिलते हैं, वो यहाँ पे UIDAI को ही जाते हैं। अगर यहाँ पे UIDAI के चार्जेस कम होते हैं तो इससे इनके बॉटम लाइन में कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पे सीडीएसएल चार्ज करता था, जैसे इनके केवाईसी के चार्जेस 3 रुपए थे, प्लस यहाँ पे UIDAI के चार्जेस यहाँ पे 20 रुपीज थे। तो यहाँ पे जो UIDAI के चार्जेस है वो यहाँ पे कम हो गया है। तो ओवरऑल इनके बॉटम लाइन में, इनके प्रॉफिट में कोई भी यहाँ पे चेंजेस नहीं आएगा। इनके यहाँ पे टॉप लाइन मतलब यहाँ पे इनके रेवेन्यू में चेंजेस आ सकता है, बट यहाँ पे इनका कॉस्ट भी उतना कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जब पास करेंगे यहाँ पे UIDAI को, वो उतने ही चार्जेस पास करेंगे जितने उन्होंने अब किए हैं। तो यहाँ पे कोई भी इंपैक्ट इनके बॉटम लाइन पे नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि यहाँ पे इनके ई-केवाईसी से कुछ इंपैक्ट नहीं आ रहा है इनके बिजनेस पे। फिर डबल चेक करने के लिए उन्होंने पूछा कि नेट रियलाइजेशन जो होगा वो सेम रहेगा, तो उन्होंने बोला जो CFO ने, इट रिमेन्स द सेम, यस। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि कोई चार्जेस में चेंज नहीं होने वाला। सेकंड जो दोस्तों ग्लिच हुआ था वो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि हमने वो रिजोल्व कर लिया, वो आइडेंटिफाई कर लिया था, वो ग्लिच मैंने आपको सेपरेटली कवर कर दिया हुआ है। और थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन में था जो म्यूचुअल फंड का दोस्तों इनका प्लेटफॉर्म आ रहा है, तो बोल रहे हैं कि ये बिजनेस दो पार्ट में डिवाइडेड। पहला है कि जो RTS है दोस्तों, RTS मतलब रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, जैसे यहाँ पे कैंप्स है वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन गैदर करेगा यहाँ पे डिपॉजिटरी से, जो वो पहले ही इंफॉर्मेशन इनको शेयर कर रही है। तो एज फेज 2 उसमें बाद क्या होगा, यहाँ पे एंड ऑफ कैलेंडर ईयर मतलब अगर ये साल खत्म होगा तो वहां पे उसके नेक्स्ट मंथ में क्या होगा, फेज 2 विल गेट इनिशिएटेड वेयर डिपॉजिटरी विल आल्सो स्टार्ट गेटिंग फाइल्स फ्रॉम द RTA। तो अब दोस्तों जो म्यूचुअल फंड का बिजनेस होने वाला है 2 वे होने वाला है, जो RTA होंगे वो भी इनसे डेटा लेंगे और ये भी RTA से अब डेटा लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 वे म्यूचुअल फंड सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म बन जाएगा विच वुड बी अवेलेबल अक्रॉस RTA और यहाँ पे डिपॉजिटरी। तो जैसे आप यहाँ पे कैंप्स में लॉगिन करते हैं, सिमिलर यहाँ पे आप यहाँ पे CDSL के प्लेटफॉर्म में जाके लॉगिन करके पूरा म्यूचुअल फंड का डेटा भी देख पाएंगे एंड ऑफ दिस कैलेंडर ईयर। तो फिर से यहाँ पे जो क्वेश्चन बन रहा है इसके ऊपर वो स्मार्ट इन्वेस्टर के लिए कि ये बोल रहे हैं कि we will also be able to monetize something out of it, right? मतलब क्या हम इससे कुछ पैसा कमा पाएंगे जो ये म्यूचुअल फंड का प्लेटफॉर्म हो रहा है, क्योंकि
पैसा कमाएंगे तभी यहाँ पे अर्निंग में आएगा। तो आगे वो नेहल बोरा जी बोल रहे हैं आगे, yes we will wait and watch, there is an exception but again it will be difficult to comment on that at this stage because what would be the charges etc. to begin with, it may be kind of probably free or next to free but we will see how it goes, it is finally driven by the regulator so we will see how that charges। okay, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऑलमोस्ट यहाँ पे फ्री और नेक्स्ट टू फ्री हो सकते हैं बट दे विल सी इट, मे बी यहाँ पे कुछ मोनेटाइजेशन हल्का सा छोटा सा चार्जेस भी लगाएंगे तो भी इनके रेवेन्यू में रिफ्लेक्ट करेगा। तो वो जो कंट्रोल करेगा दोस्तों वो यहाँ पे सबका बाप यहाँ पे रेगुलेटर वो है सेबी, तो सेबी ही यहाँ पे कंट्रोल करेगा कि क्या चार्जेस होने वाले हैं। फिर उन्होंने क्वेश्चन किया था कि इनके जो बिजनेस में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है किसने कितना रेवेन्यू कमाया है, तो इन्होंने इनके सीएफओ ने बोला है कि जो ट्रांजैक्शन चार्जेस थे वो यहाँ पे वो ऑलमोस्ट यहाँ पे 50 करोड़ के पास इनको मिले हैं। फिर यहाँ पे आईपीओ के चार्जेस दोस्तों यहाँ पे 21.5 करोड़, तो यहाँ पे जो आईपीओ आ रहे हैं उनसे दोस्तों इन्होंने 21.5 करोड़ कमाया है। तो समझ लो अगर यहाँ पे आईपीओ ज्यादा आएंगे तो इनको ज्यादा ही पैसा कमाने का चांस मिलेगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे ऑनलाइन डेटा चार्जेस इन्होंने 30 करोड़ के राउंड कमाया है। फिर और एनुअल इश्यूअर चार्जेस जो इनकी इनकम है वो यहाँ पे 30 करोड़ ऑलमोस्ट यहाँ पे 29 करोड़ के आसपास है। फिर ई वोटिंग के चार्जेस आ रहे हैं यहाँ पे 5 करोड़ और लास्ट में कैश सेगमेंट्स चार्जेस वो यहाँ पे आ रहे हैं 3.69 करोड़। तो ये इनके ओवरऑल चार्जेस बने हैं। तो मेन चार्जेस आपको दोस्तों पता होना चाहिए, यहाँ पे ट्रांजैक्शन चार्जेस जो लगेंगे, यहाँ पे एनुअल इश्यूर चार्जेस यहाँ पे लगेंगे। एनुअल इश्यूर चार्जेस बढ़ाने की बात हो रही है, वो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है वो सेपरेट देखेंगे। बट यहाँ पे आपको समझने वाली बात होगी कि आईपीओ कॉर्पोरेट इनकम जितने ज्यादा आईपीओ आएंगे उतना ही बड़ा फायदा सीडीएसएल और बीएससी को होने वाला है। तो यहाँ पे आपको ये देखने वाली बात है क्योंकि इस टाइम भी आज भी दोस्तों काफी आईपीओ आ रहे हैं। यहाँ पे पेटीएम का आईपीओ भी आ रहा है, नाइका लिस्ट हुआ है, सिगाची आ रहा है, पॉलिसी बाजार, तो सबके पैसे इनको प्रॉफिट होगा वो आने वाली क्वार्टर में वो दिखाएगा कितना प्रॉफिट इनको हुआ है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रॉम एचडीएफसी सिक्योरिटीज। तो इनके दो क्वेश्चन है, एक तो क्वेश्चन था इनका इंश्योरेंस रेपोजिटरी को लेके है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकंड यहाँ पे क्वेश्चन था इनका जो कम्युनिटी रेपोजिटरी जो सीसीआरएल। तो यहाँ पे दोनों पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इनमें कुछ अग्रेसिव आगे कुछ बड़ा है कि नहीं। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जैसे डीमैट है, यहाँ पे जैसे आपके शेयर डीमैट में जाते हैं वैसे ही इंश्योरेंस पॉलिसी का भी यहाँ पे डीमैट में जाना पड़ेगा आगे आने वाले एक टाइम में। एक डिजिटल उसका बनेगा, अभी तो यहाँ पे पेपर बेस्ड दी है बट अभी धीरे धीरे करके सारा जितना भी इंश्योरेंस कंपनी होगा, यहाँ पे जितने भी लोगों का इंश्योरेंस होगा तो वो एक पर्टिकुलर डीमैट में जाना पड़ेगा धीरे धीरे आगे आने वाले टाइम पे। तो उसके ऊपर क्वेश्चन था। और थर्ड क्वेश्चन भी है यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि जो इनका कॉम्पिटिटर वो यहाँ पे एनएसडीएल है वो कहाँ पे अग्रेसिव हो रहे हैं, वो यहाँ पे पेमेंट साइड पे भी अग्रेसिव हो रहे हैं। तो उनके ऊपर भी क्वेश्चन है कि क्या इनका कोई प्लान है यहाँ पे पेमेंट बैंकिंग सर्विसेज कुछ ऑफर करने का। तो वो देखते हैं कि यहाँ पे क्या बोलते हैं आप सीडीएसएल वाले। तो इंश्योरेंस रेपोजिटरी के ऊपर इन्होंने आंसर दिया कि अभी ज्यादा कंपनी यहाँ पे एक्टिव नहीं हुई है, ज्यादा कंपनियां आई नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैंडेट नहीं किया है यहाँ पे सेबी ने। जब यहाँ पे रेगुलेटर मैंडेटेड करेगा यहाँ पे तो यहाँ पे धीरे धीरे करके इंश्योरेंस कंपनियां भी आएंगी। बट यहाँ पे जो दोस्तों फ्यूचर है वो यहाँ पे होने वाला ही है जितना भी इंश्योरेंस का डेटा है, क्योंकि इंडिया का इतना बड़ा पॉपुलेशन है उसको अब पेपर बेस से लेके अपना अलग अलग वेबसाइट पे लेके दोस्तों जो कंपनियां रखती हैं उनको एक डीमैट फॉर्मेट में किसी रेगुलेटर के अंदर डिमेटेरियलाइज करना ही पड़ेगा। फिर नेक्स्ट जो कम्युनिटी रिपोजिटरी की बात हो रही थी, यहाँ पे बोल रहे हैं कि काफी फेयर अमाउंट ऑफ चेंजेस हो रहे हैं इसके रेगुलेटरी फ्रंट पे भी। ये रेगुलेटरी बिजनेस ऑलरेडी है, यहाँ पे ऑलरेडी सीडीएसएल इसने स्टार्ट किया है दोनों एग्री बेस्ड में, यहाँ पे नॉन एग्री बेस्ड में भी जहाँ पे जा रहे हैं। तो सीडीएसएल अभी पहले से ही तो यहाँ पे पढ़े, सो वी आर देयर इन टर्म्स ऑफ दिस एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट वी हैव केप्ट अवर कॉस्ट अंडर कंट्रोल सो द एंटायर बिजनेस रिमेन्स profitable, but at the same time we are there with our requisite building blocks to ensure that this entire business can be taken up as and when the rules permitted to do so। तो दोस्तों ये बोल रहे हैं कि they are ready to do everything they can, क्योंकि इन्होंने अपना जो भी प्री रिक्विजिट चाहिए होता है वो पूरा कर लिया हुआ। साथ में जितना भी अभी तक है बिजनेस वो चाहे थोड़ा है बट वो प्रॉफिटेबल ही इन्होंने रखा हुआ, क्योंकि इवन इनका कॉस्ट कम है बट फिर भी इन्होंने वो बिजनेस को प्रॉफिटेबल रखा हुआ। तो जैसे ये नॉन एग्री बेस पे भी जाएगा तो यहाँ पे इनका इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, तो वो सब कुछ इन्होंने तैयार कर लिया है। तो मेरे ख्याल से जैसे वो परमिशन मिलेगा इनको रेगुलेटर से तो वो भी ये स्टार्ट कर लेंगे। तो एक नया फ्रंट यहाँ पे बिजनेस का खुल जाएगा, एक छोटा सा सही बट यहाँ पे कुछ अर्निंग इस बिजनेस से भी आ सकती है आगे आने वाले फ्यूचर में।
लास्ट में जो पेमेंट बैंक पे क्वेश्चन था, तो इन्होंने बोला कि इन्होंने पहले भी इसको असेस किया था almost around 4 years ago. We continue to assess these new opportunities as to whether it is feasible within the framework. There are certain level of conditions which need to be fulfilled. It would be eligible, but our teams are constantly assessing in terms of business opportunities which would be most important businesses to be to take this forward. तो यहाँ पे दोस्तों ये assess कर रहे हैं, इवन तो यहाँ पे NSDL ने मेरे ख्याल से लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, तो यहाँ पे इनके पास अभी लाइसेंस नहीं है, क्योंकि इन्होंने बोला कि we don't have a license yet. तो अब ये मेरे ख्याल से अगर इसको वैल्यूएट करेंगे तो यहाँ पे पेमेंट बैंक का भी एक नया लेग खुल सकता है, बट अभी उस पर कुछ ज्यादा काम नहीं हुआ। तो अगर यहाँ पे फ्यूचर में कोई न्यूज आती है कि यहाँ पे पेमेंट बैंक के लाइसेंस के लिए CDSL ने अप्लाई किया है, तो वहां पे समझ लेना कि अब धीरे धीरे इनका पेमेंट बैंक का भी एक नया रेवेन्यू स्टार्ट होने वाला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सर, ऑन द एनुअल इश्यूर चार्जेस what has been the progress on addition of unlisted, because during COVID it has slowed down, but have we seen any pickup there? And also on the RTA front, is the RTA going to be now a significant line of business for us, because we have the RTA license but we haven't seen any significant traction there? तो दो क्वेश्चन है, एक तो एनुअल इशू चार्जेस में, साथ में जो इसका RTA दोस्तों जो रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट मेनली दोस्तों जो म्यूचुअल फंड का बिजनेस है उसके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। तो इन्होंने बोला है कि जो कंपनी के सीईओ बोल रहे हैं कि उनका जो काफी रोबस्ट ग्रोथ हुआ है दोनों में ही हुआ है, एक तो एनुअल इशू फीस में, साथ के इसके RTA बिजनेस जो इसका CVL के साथ है। तो यहाँ पे बिजनेस ग्रो करेगा जैसे यहाँ पे कंपनियां ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी मार्केट को एक्सेस करेंगी और ज्यादा से ज्यादा इनका ट्रैक्शन होगा। तो इनका मानना है कि काफी अच्छा ग्रोथ हुआ है ओवर द प्रीवियस ईयर, तो उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं, साथ में इनोवेट कर रहे हैं टू इंश्योर कि इजियर बने सब कंपनियों के लिए इनके प्लेटफॉर्म को एक्सेस करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आया है प्लस साइड पे कि हमने ज्यादा प्लस साइड में रेवेन्यू नहीं देखा, मंथली यहाँ पे आ रहा है कुछ 2 करोड़ को मिल रहा है यहाँ पे, मतलब 2 अगर मंथली आ रहा है तो यहाँ पे 6 करोड़ का इनको रेवेन्यू मिला है जो प्लेज साइड से आता है। जैसे आपको अपना कोई शेयर प्लेज करते हैं तो आपको 5 रुपया देना पड़ता है, मतलब 5 रुपये उसकी फीस है, तो वो CDSL को जाती है। तो उसके रेवेन्यू से बोल रहे हैं कि क्या यहाँ पे बड़ा अट्रैक्शन यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है, इतना कम ही क्यों अभी तक है कि मंथली यहाँ पे सिर्फ 2 करोड़ का ही रेवेन्यू आ रहा है। तो नेहल बोरा बोल रहे हैं जो प्लस साइड का जो काम होता है वो यहाँ पे डिलीवरी वॉल्यूम और साथ में जो गुड बिल्डअप होता है कैश मार्केट वॉल्यूम, तब जाके ये फंक्शन करता है। तो मेरे ख्याल से काफी लोग यहाँ पे प्लेज नहीं करते, मैंने देखा कि काफी लोगों को प्लेज का पता नहीं, मुझे लगता नहीं कि आप लोग यहाँ पे प्लेज भी करते होंगे किसी शेयर को। अगर कोई करता है तो मुझे बताना, क्योंकि आप अपने शेयर को प्लेज करके थोड़ा मार्जिन निकाल सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं उस पर आपको एक वीडियो बना के बता दूंगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, 3 क्वेश्चन फिर से आए हैं। पहला क्वेश्चन था कि आपके पास यहाँ पे 1000 करोड़ का नेट कैश पड़ा हुआ, तो उसको लेके आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोई यहाँ पे इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, मतलब यहाँ पे किसी को एक्वायर करने की कोशिश करेंगे आप यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन KYC और KRA के ऊपर है कि सेबी ने मैंडेट किया था कि सबका यहाँ पे KRA अपडेट होना चाहिए, तो वो यहाँ पे कितना अपडेट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे CDSL के पास अब 60% शेयर है, तो वो यहाँ पे कितना अपडेट कर लिया है CDSL ने। और थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है जो NAD करके प्रोजेक्ट है दोस्तों, नेशनल एकेडमी प्रोजेक्ट और डिपोजिटरी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन है कि इसको लेके यहाँ पे CDSL का क्या व्यू है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में ये होगा कि हर चीज का दोस्तों एक डिपोजिटरी बनेगा, और जो आपका एजुकेशन है दोस्तों, आपकी डिग्रीज है, उनका भी एक डिपोजिटरी बनेगा जो आप जाके अपना डिग्री एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका एक प्रोजेक्ट बन रहा है, वो है यहाँ पे NAD करके, नेशनल एकेडमी प्रोजेक्ट बोल सकते हैं इसको, या NAP बोल सकते हैं, नेशनल एकेडमी प्रोजेक्ट्स और डिपोजिटरी। तो KRA के ऊपर आंसर कर रहे हैं यहाँ पे, वी आर कंटिन्यूअसली अपडेटिंग एज एंड व्हेन एनी मॉडिफिकेशन रिपोर्टेड टू अस बिकॉज इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी फॉर द KYC। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे कोई एंटिटी इनको रिपोर्ट करती है KYC के लिए, तो वो यहाँ पे अपडेट करते हैं। इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे वी हैव ऑलरेडी अपडेटेड ऑल द पैन कार्ड्स with the IT database, so to that extent our database is updated, and we will shortly also be updating PAN Aadhaar linkage so that it will be updated with the PAN's Aadhaar linkage as well। तो यहाँ पे ये साथ के साथ करते जा रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जो उसके ऊपर NAD के ऊपर था, तो दोस्तों जो NAD आता है वो यहाँ पे आता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मतलब यहाँ पे हमारी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उसके अंडर आता है। तो MHRD ने यहाँ पे डिसाइड किया था कि ये एक सोल सेपरेट एक नेशनल एकेडमी डिपोजिटरी बनेगी, एंड बोथ द डिपोजिटरी विल बी आउट ऑफ दैट, मतलब यहाँ पे ना तो NSDL इसका कुछ होगा, ना तो यहाँ पे कोई CDSL को कुछ मिलेगा। सो इफेक्टिवली फॉर द लास्ट 2 years we will offer the depository. We had tried to offer this service as a private player vendor through various universities. So far we have 8 universities who have registered with us. तो यहाँ पे अभी तक इनके साथ 8 रजिस्टर करी है यूनिवर्सिटी दोस्तों, वो भी सेपरेटली एज ए प्राइवेट प्लेयर। तो यहाँ पे जो तो गवर्नमेंट का होगा वो यहाँ पे एक सेपरेटली डिपोजिटरी बनेगी,
और फिर लास्ट ईयर लॉकडाउन लग गया था, तो फिर काफी सारी यूनिवर्सिटीज क्लोज हुई थी, तो उनके साथ इनका टच नहीं हुआ। बट जैसे यहाँ पे लॉकडाउन नॉर्मलाइज होगा तो यहाँ पे शायद फिर से नया अपॉर्चुनिटी मिलेगा। कुछ यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर इनके साथ आ सकते हैं जो अपना डेटा इनके डिपॉजिटरी में रखवा सकते हैं। और जो सीडीएसएल के पास यहाँ पे 1000 करोड़ का नेट कैश पड़ा हुआ, उसके ऊपर जो क्वेश्चन था, ये बोल रहे हैं कि हम अपना दोस्तों जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, उसको मोर कैपेबल बना रहे हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो मार्केट पार्टिसिपेंट है उनको यहाँ पे ईज मिले, यहाँ पे इजी हो। सभी जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन है उनको यहाँ पे प्लेटफॉर्म एक्सेस करने के लिए ईज मिले, तो वो उसको बढ़ा रहे हैं। साथ में यहाँ पे ये डिविडेंड भी देते रहते हैं। दे आर आल्सो डिस्ट्रीब्यूटिंग 60% ऑफ प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एज डिविडेंड। तो वो एक पॉइंट है कि कुछ पैसा हमेशा ये डिविडेंड के रूप में देते हैं। एटलीस्ट यहाँ पे 1% देता है कि मुझे लास्ट के 2-3 साल से ये 1% डिविडेंड आता ही आता है, तो यहाँ पे हमेशा डिविडेंड देते ही देते हैं। अगर यहाँ पे सीडीएसएल 2000 पे ट्रेड करेगा तो आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 20 रुपीज का डिविडेंड मिलेगा। तो जब यहाँ पे पूरा ईयर कंप्लीट होता है मार्च एंड में, तो यहाँ पे जब उसका रिजल्ट आता है तो उसके बाद ये अनाउंस करते हैं डिविडेंड। और जो डिविडेंड जो एक्चुअली क्रेडिट होता है वो यहाँ पे सितंबर के आसपास क्रेडिट होता है। तो फिर से वही क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम यहाँ पे कोई इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटी नहीं देख रहे। आर वी नॉट लुकिंग एट एक्वायरिंग एनी कंपनीज, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे काफी सारा कैश पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे फिर से वो इनको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म है, उनको हमें स्केल अप करना है, बिकॉज द स्केल अप ऑफ बिजनेस गोइंग अप एंड वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द बेसिकली द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेटिंग देम और एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सो टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू बी स्पेंड। तो वहां पे वो उनको खर्चा करना ही पड़ेगा। ऑल्सो वी आर ग्रोइंग एंड स्केलिंग विच विल नीड टू इंक्रीज अवर टीम ऑल्सो। तो उसके लिए दोस्तों और बंदे भी चाहिए होंगे और एम्प्लॉय भी चाहिए होंगे, तो उनको भी ऐड करना पड़ेगा। साथ में वो लोग क्या कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट बोल रहे हैं वी आर फुली इन सिंक विद अपॉर्चुनिटीज लाइक आईएफएससी, गिफ्ट सिटी एंड गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज विच विल हैव ए डिपॉजिटरी आर्म आल्सो कमिंग इन बोथ इन द लोकल एंड फॉरेन यूरिसडिक्शंस। तो इनके लिए काफी सारी अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी आ रही है। एक तो दोस्तों जो इंटरनेशनली जो बन रही है एजेंसी बन रही है आईएफएससी, फिर इसके वजह गिफ्ट सिटी आ रहा है, फिर गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज। यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, अब गोल्ड को भी नॉर्मल उसका स्पॉट ट्रेड कर पाएंगे, मतलब उसकी नॉर्मल वैल्यू को ट्रेड। अभी तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे एमसीएक्स इंडेक्स पे आप उसका सिर्फ फ्यूचर ट्रेड कर पाते हैं, नॉर्मल उसको ट्रेड नहीं कर पाते। गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज भी आने वाली है जिसमें यहाँ पे सीडीएसएल का भी पार्ट हो सकता है। एंड वी आर आल्सो कंप्लीटली लाइक द म्यूचुअल फंड सेंटर इज अनदर बिजनेस लाइन विच इज गोट टू बी इट। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड जो सेंट्रल का वो भी एक बिजनेस है, तो शायद वहां पे भी कुछ कैपिटल यहाँ पे लग सकता है। तो इनका क्या बोल रहे हैं कि मोर ओवर यह है, इनके पास न्यूअर प्लेटफॉर्म इनको बनाने पड़ेंगे। और साथ में इंटरनली काफी सारे बिजनेस हैं, उनमें अभी ये ध्यान दे रहे ज्यादा, कोई इनऑर्गेनिक मतलब कोई यहाँ पे एक्वायरिंग का अभी नहीं देख रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा 4-5 चीजें ओपन है। यहाँ पे काफी कुछ हो सकता है आगे आने वाले 1-2 साल में। So it is more of an internal growth in terms of newer platform products coming in. We believe that technology is main driver of our business and we are control of that, and accordingly we will prefer to build most of them internally. But having said that, if there are interesting opportunities which may come up in future, we will consider on a case by case basis. तो मैनेजमेंट कभी डायरेक्टली ना नहीं करते, तो बोलते हैं कि जैसे यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो वो केस बाय केस उसको देखेंगे। साथ में उनको पता है कि उनका जो दोस्तों मेन बिजनेस है, उनको टेक्नोलॉजी को बढ़ाना है, उनको नए नए प्लेटफॉर्म्स देने हैं कस्टमर्स को, तो वो उस पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं इस टाइम पे। बहुत सारे प्लेटफॉर्म इंटरनली बन रहे हैं जिनका आगे आगे धीरे धीरे करके सीडीएसएल को काफी बेनिफिट होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ई साइन के ऊपर आता है, जो यहाँ पे इन्होंने रिसेंट फैसिलिटी स्टार्ट की है। तो वो पूछ रहे हैं कि इसको आप कैसे चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम लोग पर ई साइन बेसिस पे चार्ज करते हैं। तो इन्होंने जो ई साइन की फैसिलिटी स्टार्ट करी है उसका रेवेन्यू आपको नेक्स्ट क्वार्टर में दिखेगा, और यहाँ पे ये पर ई साइन बेसिस चार्जेस करते हैं, जो मेरे ख्याल से एक अच्छी बात है, क्योंकि इससे इनके रेवेन्यू में ज्यादा जंप हो सकता है। फिर नेक्स्ट एक बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा बिजनेस अपडेट है यहाँ पे। जो क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, हाउ वी कुड प्ले अ रोल इन अकाउंट एग्रीगेटर अपॉर्चुनिटी एज सीडीएसएल हैव ए बिजनेस मॉडल ओवर देयर। तो दोस्तों जो अकाउंट एग्रीगेटर है ये आरबीआई इनिशिएटिव प्लेटफॉर्म है, जिसमें क्या करेगा, काइंड ऑफ एनबीएफसी रहेगा, जो सारे ही अकाउंट को एक सिंगल दोस्तों प्लेटफॉर्म के अंदर, मेरे ख्याल से जितने भी यहाँ पे सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म होते हैं, म्यूचुअल फंड हो गया, नॉर्मल ट्रेडिंग हो गया, शायद एमसीएक्स वगैरह, जितना भी यहाँ पे दोस्तों अदर गोल्ड वाला मार्केट होगा, सबको एक सिंगल प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिलेगा। तो ये क्या बोल रहे हैं, वी काइंड ऑफ हैव ए conceptual sense that a consolidated account statement which gives a list of all the financial assets in the security market being given to the investor, and obviously the policy thinkers are also thinking at the non-security based assets can also be added to ensure that it gives a far wider consolidated view of person's financial assets. तो दोस्तों एक अकाउंट एग्रीगेटर बनाने की यहाँ पे बात हो रही है, जो
पूरे के पूरे एक तो दोस्तों सिक्योरिटी मार्केट का सारा एक अकाउंट को एग्रीगेट करेगा। ये तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि बंदे के नॉन सिक्योरिटी बेस्ड फाइनेंशियल एसेट्स भी दोस्तों वो भी इसका पार्ट बनाने की बात हो रही है, जो पॉलिसी मेकर डिसीजन लेंगे उसके अंदर जो बातें चल रही हैं। तो यहाँ पे अभी फाइनलाइज नहीं हुआ, बट यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज हो रहा है। यहाँ पे एसेट्स को लेके एक सिंगल विंडो बनेगा, जो एक तो सिक्योरिटी मार्केट का अगर यहाँ पे उनको बनाना हुआ तो यहाँ पे पर्संस के अदर एसेट्स को भी कंबाइन कर दिया जाएगा एक सिंगल विंडो के अंदर। So that is as and when the policy and the permission forms it out, we are constantly innovating to ensure that it continues to remain easy for the investors going forward. तो दोस्तों काफी बड़ा चेंज होने वाला है मेरे ख्याल से फ्यूचर में। आगे जैसे जैसे यहाँ पे इनोवेशन बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा कि सारे के सारे आपके एसेट्स कंबाइन कर दिए जाएंगे। अगर यहाँ पे गैस करें तो पहले तो एक तो दोस्तों सिक्योरिटी का डेटा आएगा, मतलब यहाँ पे जितना भी शेयर का डेटा होगा वो कंबाइन होगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो म्यूचुअल फंड का आएगा, फिर यहाँ पे बाकी के अदर मार्केट्स हैं जो भी दोस्तों करेंसी हो गया या ये सब का डेटा आएगा। फिर नेक्स्ट जो होगा बैंक्स को भी कंबाइन किया जाएगा ताकि आपका जो दोस्तों कैश है बैंक्स में वो भी पता चल सके। और लास्ट में जितने भी आपके दोस्तों अदर एसेट्स हैं, मे बी आपके पास कुछ घर है या मे बी आपके पास लैंड है, वो भी एसेट्स कंबाइन करने की बातें हो रही हैं एज पर द कमेंट्री फ्रॉम नेहल बोरा। तो मेन क्वेश्चन यहाँ पे, वुड यू कंसिडर प्लेइंग एन एक्टिव रोल इन दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी जो अकाउंट एग्रीगेटर यहाँ पे बन रहा है इफ इट वर टू कम अप। तो यहाँ पे बोला जा रहा है सीडीएसएल मैनेजमेंट की ओर से, यस ऑफ कोर्स we are integral part of the entire ecosystem and we are a repository of the financial assets of the customer, so we are definitely within and we would be definitely wanting to be part of it and we shall be a part of this and when the policy kind of opens up on this। तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे पार्ट होगा वो सीडीएसएल, यहाँ पे बहुत बड़ा पार्ट होगा। तो ऑब्वियसली सीडीएसएल इसमें बड़ा रोल प्ले कर सकता है। तो यहाँ पे चीजें इंटरेस्टिंग हो रही है। फिर से क्वेश्चन सेम आ रहा है उस पे कि अकाउंट एग्रीगेटर में वापस इस पे क्वेश्चन आ रहा है कि ये कैसे प्ले आउट होगा और इसको क्या सिंगल डील इन इंडिया बनाया जा रहा है जो यहाँ पे टेक केयर करेगा ऑल दी फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ अ टेंडर। However, in the last 6 months, we have seen account aggregator coming up to consolidate the mutual fund in one plate. How on a policy level, what is the status in terms of what is that last mile, because across financial assets, any color on that, and from the policy point of view and from CDSL point of view, how we plan to participate there। तो दोस्तों फिर से यहाँ पे अकाउंट एग्रीगेटर पे क्वेश्चन आ रहा है कि काफी इंटरेस्टिंग है कि अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड को धीरे धीरे स्टार्ट किया है यहाँ पे एग्रीगेट करना, और अब यहाँ पे जो सारे के सारे फाइनेंशियल एसेट्स हैं उसमें सीडीएसएल कैसे अपना रोल प्ले करेगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं आगे आने वाले कुछ सालों में। तो यहाँ पे मेरा जो कन्विक्शन है सीडीएसएल पे और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे बिजनेस लेग्स इसके खुल जाएंगे, काफी सारे इसके रेवेन्यू स्ट्रीम बन जाएंगे जो यहाँ पे सीडीएसएल के शेयर को काफी ऊपर तक ले जा सकते हैं। और मेरा इसमें कन्विक्शन और बढ़ता जा रहा है जिस हिसाब से इसमें चेंजेस होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे सीडीएसएल एक सेंट्रल पॉइंट बनेगा इस अकाउंट एग्रीगेटर का। वही इन्होंने बोला है कि वो, क्योंकि दोस्तों वो सिक्योरिटी को मैनेज करता है, यहाँ पे सारा का सारा रिपोजिटरी है यहाँ पे जितने भी, क्योंकि मेरा जो दोस्तों मैं बोल सकता हूँ अपनी ओर से कि दोस्तों 90% जो मेरा पैसा है वो एक तरह से बोल सकता हूँ कि शेयर मार्केट में है, और आजकल मैं देखता हूँ लोगों का जो ज्यादा एसेट्स है वो शेयर मार्केट में है, तो जो हमारा सीडीएसएल मैनेज करता है। तो बेसिकली यहाँ पे सीडीएसएल एक सेंट्रल पॉइंट बनेगा जो सबसे लिंक करेगा, तो यहाँ पे काफी अच्छा ग्रोथ आगे कर सकता है सीडीएसएल। फिर नेक्स्ट गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज पे क्वेश्चन आया कि इस पे कोई डेवलपमेंट हो रही है कि यहाँ पे आगे आने वाले 1 साल में क्या ये अप एंड रनिंग हो सकता है। तो नेहल बोरा की ओर से बोला जा रहा है कि अभी यहाँ पे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर्मुलेट हो रहा है और साथ में यहाँ पे 1-2 क्वार्टर के अंदर कुछ यहाँ पे फॉर्मुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, और मेरे ख्याल से यहाँ पे 2 से 3 क्वार्टर लगेंगे जब ये अप एंड रनिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे भी कुछ रेवेन्यू इनको आ सकता है गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज की ओर से। फिर एक क्वेश्चन आया एनुअल इशूइंग चार्जेस के ऊपर, इसको क्या रिवाइज करेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अभी हम वेट एंड वॉच करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोविड एक बार कंप्लीटली ईज ऑफ हो जाए तो फिर यहाँ पे ये दोनों डिपोजिटरी के बीच में ज्वाइंट कॉल लेंगे, दोनों डिपोजिटरी मतलब यहाँ पे सीडीएसएल और एनएसडीएल के बीच में दोनों डिस्कशन करके इसका प्राइस बढ़ा सकते हैं एनुअल इशूइंग का। वो एक बहुत ही बड़ा ट्रिगर होगा सीडीएसएल के शेयर के लिए। तो जब ये यहाँ पे प्राइस बढ़ेंगे एनुअल इशूइंग चार्जेस के, तो यहाँ पे सिंगल इसके होने से ही सीडीएसएल का शेयर 30-40% आपको अप मिलेगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है मिस्टर सुजन कुमार इंडिविजुअल इन्वेस्टर, दोस्तों एक रिटेलर ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन इतना वाहियात क्वेश्चन किया है, यहाँ पे चेक करें। आई हैव वन क्वेश्चन सर, आई एम गोइंग थ्रू द लेटेस्ट फाइनेंशियल रिजल्ट्स 2021, इज देयर एनी रीजन व्हाई इट इज नॉट रिलीज्ड। तो ये कह रहा है कि भाई इसके रिजल्ट क्यों नहीं रिलीज हुए। भाई साहब क्या क्या क्वेश्चन लोग करते हैं। तो यहाँ पे उनके सीईओ यहाँ पे बोल रहे हैं भाई रिजल्ट यहाँ पे 30 को ही यहाँ पे रिलीज हो चुके हैं, यहाँ पे आप
CDSL की वेबसाइट पे जाएं और यहाँ पे NSE की वेबसाइट पे भी जाएं, आपको वहां पे मिल जाएंगे। ओ माय गॉड। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे बंदे भी हैं जो यहाँ पे CEO से क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर अभी तक आपके रिजल्ट क्यों नहीं आए, रिलीज क्यों नहीं हुए। भाई साहब, इसने ना तो NSE की वेबसाइट पे देखे, ना तो यहाँ पे CDSL की वेबसाइट पे जाके देखा है। अच्छा, ये कॉन्फ्रेंस कॉल में क्वेश्चन था, अगर इसने लाइव पूछा होता है इसको कान पकड़ के बाहर लेके आते हैं लोग जिस हिसाब से इसने बंदे ने क्वेश्चन किया है यहाँ पे। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो यहाँ पे प्लेज इनकम पे आता है। कितना यहाँ पे प्लेज इनकम टोटल हुआ है 2 मंथ का। यहाँ पे उन्होंने बताया कि यहाँ पे 3.75 करोड़ हुआ है। तो उन्होंने पूछा कि इतना कम क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन का कुछ चेंजेस हुआ था और लोग यहाँ पे प्लेज रीप्लेज क्यों नहीं कर पा रहे ज्यादा। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि हमने अभी चार्जेस रीप्लेज का कम कर दिया। तो पहले जो चार्जेस था पहले वो 5 रुपए प्लेज का था और 5 रुपए रीप्लेज का था। अब क्या है, फर्स्ट लेग इज ₹5 बट लेटर ऑन रीप्लेज रिलीज ₹1। तो आप यहाँ पे 5 रुपए पे जाके अपने शेयर प्लेज कर सकते हैं, उसका आपको थोड़ा मार्जिन मिल जाएगा। बट आप अगर आपको यहाँ पे रीप्लेज करना हो तो उसका सिर्फ ₹1 लगेगा। तो अभी यहाँ पे काफी मेरे ख्याल से ये रेवेन्यू बढ़ेगा, क्योंकि अभी लोगों को पता ही नहीं है कि वो प्लेज करके भी मार्जिन जनरेट कर सकते हैं। और यहाँ पे ज्यादा लोग मैंने देखा कि F&O की ट्रेडिंग नहीं करते, तो इसलिए भी लोग यहाँ पे कम ही करते हैं ये जो प्लेजिंग होती है। तो अभी भी काफी कम लोग यहाँ पे F&O की ट्रेडिंग करते हैं, जिसके लिए उनको मार्जिन चाहिए होता है। तो इसलिए मेरे ख्याल से यहाँ पे प्लेजिंग ज्यादा लोग नहीं करते, बट धीरे धीरे जैसे उनको पता चलेगा तो यहाँ पे प्लेजिंग भी ज्यादा होगा यहाँ पे और थोड़ा रेवेन्यू और जनरेट हो सकता है। मतलब बहुत ही कम लोग प्लेजिंग कर रहे हैं अभी, क्योंकि यहाँ पे CDSL के पास कितने अकाउंट है, 4.65 करोड़ एट द एंड ऑफ सितंबर। तो अगर दोस्तों हर बंदा एक बार ही प्लेजिंग करेगा ना क्वार्टर में, तो उसके 5 रुपए जाएंगे CDSL को। अगर वो रीप्लेज करेगा तो ₹1 आएगा, तो ₹6 बन गए यहाँ पे। अगर यहाँ पे एक क्वार्टर में भी किसी ने एक बार कर दिया तो यहाँ पे चेक करें, ₹6 इंटू कितने अकाउंट इनके पास, 4.65 करोड़। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 20-25 करोड़ का रेवेन्यू इनको जनरेट हो जाएगा सिर्फ प्लेजिंग और रीप्लेजिंग से। बट अभी लग रहा है कि काफी कम लोग करते हैं, बट कुछ लोग यहाँ पे ज्यादा बार भी करते हैं। एक शेयर नहीं किया, फिर सेकंड किया, फिर थर्ड किया। तो ऐसे भी लोग हैं जो काफी प्लेजिंग पे खेलते हैं। तो मेरे ख्याल से जैसे लोगों को पता चलेगा धीरे धीरे करके, तो यहाँ पे प्लेजिंग से भी काफी रेवेन्यू जनरेट कर सकती है CDSL। फिर एक क्वेश्चन IPO इनकम पे आ रहा है, क्योंकि जो इस बार क्वार्टरली दोस्तों इन्होंने अर्न किया है IPO इनकम से, वो यहाँ पे 21.5 करोड़ है, जो लास्ट ईयर के पूरे साल के बराबर था। मतलब एक क्वार्टर का इनकम वो लास्ट ईयर के पूरे साल के बराबर था, क्योंकि लास्ट ईयर कुछ IPO ज्यादा नहीं आए थे, क्योंकि यहाँ पे कोविड आ गया था। तो क्वेश्चन आ रहा है कि एक IPO से उनको कितना इनकम जनरेट होता है और कैसे यहाँ पे जनरेट करते हैं। कि बड़ा IPO तो कैसे होता है, छोटा IPO तो वो कैसे आउट होता है, और यहाँ पे आगे आने वाले क्वार्टर में IPO इनकम कैसे प्ले करेगा। तो इसका आंसर आता है कि डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ IPOs आएंगे, साथ में कितने नंबर ऑफ फोलियोज बनेंगे और नंबर ऑफ उसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसका एक ब्रॉड बेसिस पे चार्जेस क्या होगा। तो यहाँ पे बोला गया कि ₹1 पर वो एप्लीकेशन चार्ज करते हैं जब वो कोई लगाता है। तो अगर वो किसी को अलॉट होता है पर रिकॉर्ड, तो उसका वो ₹10 लेते हैं पर फोलियो। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जितना X यहाँ पे वो सब्सक्राइब होता है IPO, उतना ही ज्यादा फायदा होता है यहाँ पे CDSL को, चाहे वो ₹1 चार्ज करती है, बट यहाँ पे अगर किसी को मिलता है यानी रिकॉर्ड में आता है तो वो ₹10 यहाँ पे चार्ज करती है। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आया अकाउंट एग्रीगेटेड, और यहाँ पे गोल्ड स्पॉट के ऊपर साथ में पेमेंट बैंक को लेके। तो ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे कवर कर दिया। यहाँ पे बार बार उसको घुमा के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे आ रहे हैं, ताकि यहाँ पे कुछ रेवेन्यू के फ्रंट पे आगे की इंफॉर्मेशन मिल सके। उसके बाद यहाँ पे IPO के टोटल चार्जेस ये उन्होंने पहले बता दिए हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पे जो एक IFSC करके सब्सिडरी है इसकी, उसके ऊपर क्वेश्चन है कि उसमें इनका कितना शेयर है, क्या इनका रेवेन्यू आगे आ सकता है। तो यहाँ पे आंसर में दिया जा रहा है जो IFSC ऑफ इंडिया INX बनेगा, वो दोस्तों एक कंसोर्टियम, बेसिकली यहाँ पे 5 एंटिटी हैं जिनका यहाँ पे इक्वल शेयर है। वो इक्वल कौन से, यहाँ पे एक BSE हो गया, एक NSE MCX हो गया, फिर यहाँ पे NSE है, फिर यहाँ पे CDSL है। तो यहाँ पे 5 एंटिटी है जिनका यहाँ पे इक्वल पार्टनर्स एज पार्ट ऑफ कंसोर्टियम। तो जो भी होगा यहाँ पे उनको इक्वली ही अपॉर्चुनिटी मिलेगा और इक्वली ही इनका पैसा बनेगा, तो वो यहाँ पे बताया जा रहा है। फिर कोई यहाँ पे बेवकूफ फिर से सेम क्वेश्चन कर रहा है कि इक्वल पार्टनर मतलब यहाँ पे 1/3 स्टेक होगा। यार पार्टनर यहाँ पे 5 है तो उसमें 1/3 कैसे होगा इक्वल पार्टनर्स में, पता नहीं हो दोस्तों। इनको यहाँ पे कौन भेज देता है यहाँ पे क्वेश्चन करने के लिए। उन्होंने बोला कि भाई 5 पार्टनर है तो 1/5 हुआ, यहाँ पे 1/3 नहीं होगा। फिर से यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पे स्पेंड कैसे रहेगा, यहाँ पे इनका जो बैकबोन है दोस्तों, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बेसिस पे ही इनको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा, तो उसके ऊपर सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दोस्तों इनका जो मेन पॉइंट है वो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए वो अभी यहाँ पे स्पेंड करेंगे धीरे धीरे करके, जैसे जितना भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वो एडिक्वेट रखेंगे, दोनों टर्म्स से, पीपल के टर्म्स में भी और यहाँ पे सिस्टम को
टर्म्स में भी, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रोथ होगा या यहाँ पे स्केलेबिलिटी इनको बढ़ाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे अकाउंट बढ़ते जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे नए नए डीपीवी ऐड होते जा रहे हैं। फिर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है अमित चंद्रा फ्रॉम HDFC सिक्योरिटी, क्योंकि इनका डिपॉजिटरी दोस्तों NSDL है HDFC सिक्योरिटी का। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि पहले क्या हुआ करता था कि बैंक वाले जो अपना डीमैट अकाउंट खोलते थे वहां पे चार्जेस काफी ज्यादा होते थे। अब क्या कर रहे हैं कि बैंक वालों ने भी चार्जेस अपने कम कर दिए हैं, क्योंकि बैंक वाले भी अब देख रहे हैं कि डिस्काउंट ब्रोकर ज्यादा हो गए हैं और उनको अपने चार्जेस कम करने पड़ेंगे, और साथ में बैंक वाले भी काफी अग्रेसिव हो गए हैं ऑन द डिस्काउंट ब्रोकिंग साइड। तो अब क्या जो बाकी डीपी है दोस्तों, जैसे जीरोधा हो गया, अपस्टॉक हो गया, जो यहाँ पे CDSL के साथ लिंक है, उनमें कम अकाउंट ऐड होंगे। ये इस पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि अब क्या दोनों में ज्यादा कंपटीशन होगा। तो CDSL मैनेजमेंट बोल रहा है यहाँ पे कि जो उनका दोस्तों काम है वो है बेस्ट इन क्लास प्लेटफॉर्म देना और वैल्यू प्रोपोजिशन देना। तो यहाँ पे मार्केट के ऊपर है, वो उसको डिसाइड करना है, क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट ब्रोकर के पास भी चॉइस था कि उसको CDSL के साथ जाना है या NSDL के साथ जाना है, बट यहाँ पे जितने भी डिस्काउंट ब्रोकर है वो यहाँ पे CDSL के साथ गए हैं, क्योंकि क्लास प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है उनको, साथ में उनके चार्जेस भी कम है NSDL से। तो इसकी वजह से अब जो सारे दोस्तों एक बार आ गए हैं लोग यहाँ पे, तो वो बैंकों के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि जितने भी यहाँ पे बैंकिंग वाले हैं उनका जो प्लेटफॉर्म है, उनका जो चार्टिंग दोस्तों है बहुत ही वीक है। वो इतना टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर पाएंगे जितना यहाँ पे जीरोधा या बाकी यहाँ पे डिस्काउंट ब्रोकर यूज करते हैं। तो फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ चार्जेस के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर यहाँ पे फिर से अकाउंट एग्रीगेटर का क्वेश्चन बार बार आ रहा है। यहाँ पे काफी बड़ी चीज है यहाँ पे अकाउंट एग्रीगेटर, तो इसको आगे थोड़ा और मॉनिटर करना पड़ेगा। बट यहाँ पे दोस्तों ये पूरा का पूरा अपडेट मैंने इसको कवर कर दिया है। बहुत ही खतरनाक तरीके से CDSL में काम हो रहा है, जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि 7-8 डिफरेंट इसके बिजनेस लेग खुल रहे हैं और यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट बन रहा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत बड़ा आगे जंप हो सकता है इसके रेवेन्यू में, जो इसके शेयर के प्राइस में देखना चाहिए। तो आगे जो मटेरियलाइज होगा वो 1-2 साल के बाद आपको दिखेगा कि अचानक यहाँ पे CDSL बहुत ऊपर की ओर निकल जाएगा, और यहाँ पे जितना इसका दोस्तों भी रेवेन्यू आ रहा है उससे ज्यादा का ये प्रॉफिट जनरेट किया करेगा आगे आने वाले 1-2 साल में ही। तो यहाँ पे इसको होल्ड करें। अब तो मुझे लग रहा है कि इसको रिटायरमेंट तक होल्ड करें। ये आपको मेरे ख्याल से करोड़पति तो क्या अरबपति भी बनाने का इसमें दम है, क्योंकि एक सेंट्रल पॉइंट बनेगा ये पूरे डेटा को कीप करने के लिए, और साथ में अकाउंट एग्रीगेटर का भी ये सेंट्रल पॉइंट बनेगा। तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। अब आपको देखना है कि आपको इस अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब करना है। मैंने अपनी ओर से सारा कवर कर दिया, और लास्ट में इसके बाद चार्ट को देख लेते हैं। तो चार्ट में दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पे वीकली ब्रेकआउट हो चुका है। मैंने आपको कल भी बोला था, पहले भी बोल चुका हूँ, यहाँ पे लेना था कितनी बार यहाँ पे बोल चुका था। यहाँ पे तो वीकली चार्ट पे आपको क्लियर कट मिल चुका था कि यहाँ पे ब्रेकआउट है और यहाँ पे रिटेस्ट होगा, तो इसको बाय ही करना है। साथ में इसका डेली चार्ट तो मैं आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे अल्टरनेट डे पे समझा ही देता था। तो यहाँ पे चेक करें दोस्तों, तो यहाँ पे एक बार इसने अपना नहीं तोड़ा, जो बेस बना रखा था इसने, तो एक बार इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद इसने यहाँ पे नहीं तोड़ा है। इसका मैंने आपको बोलता है बहुत बड़ा बेस है, इसको होल्ड करें, ऐड करें। ये दोस्तों इसके ऊपर भी इसने डेली पे ब्रेकआउट दे दिया है। तो अब दोस्तों एक ही लेवल है इसका, जो 1520 और 1540 का एक लेवल है डेली बेसिस पे, उसके ऊपर तो मुझे पता नहीं कि कहां तक जाने वाला। तो यहाँ पे आप इसको होल्ड करें बिना टेंशन के, आपके पोर्टफोलियो को बहुत ही ज्यादा ग्रो करेगा। सिर्फ 1 लाख रुपए आपका दोस्तों, मेरे ख्याल से 10 साल इसको होल्ड करेंगे तो शायद 1 करोड़ भी बना सकता है आगे आने वाले 10-20 सालों में। तो दोस्तों ये था मेरा पूरा एनालिसिस यहाँ पे CDSL के फ्यूचर बिजनेस को लेके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।